रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन कृष्णा अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर खुद से बातें करते हुए सोचता है, यार कितनी बोरिंग जिंदगी है मेरी। वही बीवी वही बच्चे, रोज काम पर जाओ और काम से आओ और आखिरी में थक हार के सो जाओ। सच में झंड है ये जिंदगी। मैं तो बस नाम का ही कृष्णा हूँ, ना ही कभी गोपी मिली ना ही राधा, और मीरा के नाम पर मिला तो क्या ये पतीला, यानी मेरी मोटी भैंस जैसी बीवी। इतने में ही नीचे से शुक्ला जी कृष्णा को आवाज देते हुए बोलते हैं, अरे कृष्णा जी नीचे तो आइए, आपके लिए एक कमाल की खबर लाया हूँ। क्या हो गया, कौन मर गया बे? अरे आइए तो बताता हूँ ना आपको। कृष्णा नीचे शुक्ला के पास आता है और शुक्ला बोलता है, आपको पता है कल रात आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में मिस्टर तिवारी आए हैं अपनी बीवी के साथ। अबे ओ शुक्ले, तूने ये बताने के लिए मुझे बुलाया है क्या? अबे तो मैं क्या करूँ इसमें देखने लायक है क्या कुछ? देखने लायक है ना उसकी बीवी के लंबे बाल, मोरनी जैसी चाल, वो हंसती है तो फूल गिरते हैं फूल। सोचो जब बोलेगी तो क्या जादू बिखेरेगी। कृष्णा शुक्ला की बात सुनकर पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है और फिर कुछ देर बाद में होश में आकर बोलता है, अबे शुक्ले, अगर तेरी एक भी बात झूठी हुई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे जान से तो आप जाओगे, वो भी अपनी जानलेवा पड़ोसन के प्यार में। अरे आफत है वो आफत। इतने में ही कृष्णा की बीवी उसे बालकनी से आवाज लगाते हुए बोलती है, पप्पू के पापा नीचे उतर ही गए हैं तो जरा 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्किट लेते आना। हाँ भाग्यवान, अभी लाया। क्या मुसीबत है, नीचे उतरना ही गुनाह हो गया है। कृष्णा दुकान से सामान लाकर वापस आता है और उसकी टक्कर मिस्टर तिवारी से हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर तिवारी बोलते हैं, हमको माफ कर दीजिए भाई साहब, हम गलती से टकरा गए आपसे। कृष्णा जैसे ही नजर उठाता है उसकी नजर मिसेस तिवारी पर पड़ती है, जो कि किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह थी। और कृष्णा जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। जब कृष्णा तिवारी की बात का जवाब नहीं देता तो तिवारी बोलता है, अरे अजीब बुड़बक आदमी है ये तो। चलो मेहरारू, हम तो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर तिवारी अपनी बीवी को लेकर चला जाता है और कृष्णा बस मिसेस तिवारी को देखता रहता है। समय बीतता है और कृष्णा आए दिन छुपकर मिसेस तिवारी को देखा करता। उसके थोड़ा करीब रहने के लिए कृष्णा मिस्टर तिवारी से दोस्ती भी कर लेता है। एक दिन कृष्णा गली में टहल रहा होता है, तभी सामने से मिसेस तिवारी आ रही होती है, जिसे देखकर कृष्णा अपने मन में सोचता है, आज तो ये कृष्णा अपने प्रेम की बांसुरी बजा के ही रहेगा। कम से कम गुड मॉर्निंग तो विश कर ही दूंगा। इससे पहले कि मिसेस तिवारी पास आती और कृष्णा कुछ बोल पाता, तभी कृष्णा की बीवी फिर से बालकनी में आती है और बोलती है, पप्पू के पापा नीचे उतर ही गए हैं तो जरा 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्किट लेते आना। हाँ मेरी माँ, अभी लाया। साला दूध वाला बना रखा है, जरा नीचे क्या उतरो, दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इतना कहकर जैसे ही कृष्णा देखता है तो पाता है कि मिसेस तिवारी जा चुकी है और वो सामान लेकर अपने घर चला जाता है। जिसके बाद वो रात को अपने एक तरफा प्यार के इजहार के बारे में सोचता है और एक कागज पर अपने प्यार का इजहार लिखकर उसमें पत्थर लपेटकर तिवारी की खिड़की पर मारता है। जिसके बाद लहूलुहान होकर तिवारी बाहर आता है और बोलता है, हाय राम, मार ही डाला रे। कौन ससुर के नाती ने पत्थर फेंका बे, नरक की आग में जलेगा वो, कीड़े पड़ेंगे ओकू कीड़े। कृष्णा तिवारी को पत्थर लगता देखकर डर जाता है और छुप जाता है, जिसके बाद वो वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन कृष्णा खुद तिवारी के घर पर समाचार पूछने पहुंचता है
और वहाँ जाके बोलता है। क्या हुआ तिवारी जी, ये चोट कैसे लगी आपको? कल दिन में तो भले चंगे थे। अरे भैया पूछो मत, किसी मनुष्य को आग लगी जो मेरा ही हाल कर दिया। ऐसे कैसे ना पूछे भाई साहब, बताना तो पड़ेगा। अरे कोई करम जला, अंधों का राजा हमको रात के 2 बजे पत्थर मार दिया। अब बताइए ये कोई बात हुई का? अरे बस कीजिए भाई साहब, पर पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। ये बताइए, मैडम जी कहीं दिखाई नहीं दे रही? हमारी मैडम तो मार्केट गई है, तो निकले तो आएगी। वैसे तो जितनी सुंदर है जानलेवा है। मेरा मतलब प्यारी है। आपका ख्याल भी उतना ही रखती होंगी ना? ये तो है भाई साहब, हमारी मैडम हमको कोनो काम नहीं करने देती, बस सारा दिन हमारी सेवा में लगी रहती है। और उसकी बोली तो इतनी मीठी है कि जैसे मानो फूल झड़ रहे हो। कृष्णा पड़ोसन की तारीफ सुन के उस पे और फिदा हो जाता है। बस फिर क्या था, वो तो अपनी बीवी में भी अब उसे इमेजिन करने लगता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब ना ही कृष्णा अपनी बीवी की तरफ देखता और ना ही उसका कोई काम करता। बस सारा दिन बालकनी में खड़ा होकर अपनी जानलेवा पड़ोसन के दर्शन का इंतजार करता। तभी एक दिन कृष्णा मन में सोचता है, बहुत हो गई एक तरफा मोहब्बत। आज तो मैं रात को पड़ोसन के घर जाकर अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा। इतना सोचकर कृष्णा रात होते ही गुलाब लेकर चुपके से तिवारी जी के घर में घुस जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद वो तिवारी के सोने का इंतजार करता है, लेकिन तिवारी नहीं सोता और उसके सोने का इंतजार करते करते कृष्णा की आंख लग जाती है। और जैसे ही सुबह होती है और उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि तिवारी पूरे घर में पोछा लगा रहा है। वो कुछ सोच पाता तभी उसे मिसेस तिवारी की आवाज सुनाई देती है। अरे बुड़बक, तनिक जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बथेरो काम पड़ा है। तोरी कपड़ा का तुहार माँ धोएगी आके। कर तो रहा हूँ जानू, एक कप चाय बना दो हमारे लिए। कृष्णा तिवारी के घर का ये माहौल देखकर घबरा जाता है और सोचता है, अबे ये तो सच में जानलेवा पड़ोसन है। मेरी बीवी ऐसी होती तो मैं तो कब का आत्महत्या कर लेता। तिवारी में भी दम है जो इसे झेल रहा है, पर तिवारी एक नंबर का कमीना है, कमीना। झूठ बोलता है कि इसकी बीवी इसकी सेवा करती है, साला झूठा कहीं का। कृष्णा मौका देखकर तिवारी के घर से निकल जाता है और राहत की सांस लेता है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि जरूरी नहीं सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो। वो अपने घर आता है और बीवी से बोलता है, ये लो, मैं 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्किट ले आया। मैंने सोचा क्यों अपनी मैडम को परेशान करूं। क्या बात है जी, आज तो मेरी जान लेकर मानोगे आप। जान तो मेरी बची है, जानलेवा से तो पतीला ही अच्छा है। कुछ कहा तुमने? अरे अरे नहीं नहीं नहीं। तभी शुक्ला फिर से कृष्णा को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे कृष्णा जी नीचे आइए, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अब क्या आफत आ गई? कौन मर गया बे? अरे आफत ही तो आई है, अब आप नीचे तो आइए। ऐसे ऐसे कैसे बता दूं? कृष्णा नीचे आता है और पूछता है, अरे भौंकोगे, क्या हुआ? अब क्यों बुलाया है मुझे? अरे कृष्णा जी, पता है आपके नीचे वाले फ्लैट पर मिसेस वर्मा आई हैं। अरे उनकी नशीली आंखें, कातिलाना जुल्फे, ओए 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 ओए। शुक्ला की बात सुन के कृष्णा फिर से पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है। तभी मिसेस वर्मा सामने से गुजरती है और वो सच में बहुत सुंदर होती है। कृष्णा उन्हें देखकर बोलता है, ओए होए होए होए, ये तो सही में जानलेवा पड़ोसन है। अरे मार ही डाला। महक एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। वो घर में अपने पति राघव और सास गीता के साथ रहा करती थी। महक की बस एक ही कमी थी कि उसको बार बार एसिडिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा पाद आया करते थे, जिसकी वजह से उसको कई बार अपनी सास की खरी खोटी सुननी पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन
महक चाय लेकर अपनी सास को देती है। तभी उसको एक जोरदार पाद आ जाता है और ये देखकर उसकी सास बोलती है, अरे रे नासपीटी, पूरे घर में बदबू फैला दी। जब से आई है मेरे घर में पाद मार मार के जीना हराम कर दिया है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे मेरे सामने ना आंसू मत बहा, जा यहाँ से। अब सारा का सारा मूड खराब कर दिया पदोड़ी ने। माँ जी चाय तो पी लीजिए। अरे ऐसी बदबू में तो चाय भी जहर बन गई, जाके ले जा इसे। महक की सास गीता ऐसे ही आए दिन उस पर ताने कसा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीता की बहन राधा उनके घर आने वाली होती है, जिसके चलते गीता महक से बोलती है, अरे ओ बदबू की दुकान, जरा इधर आ। हाँ जी माँ जी बोलिए। हाय भगवान, अरे ये पदोड़ी तो मुझे बदबू से मार ही देगी। माँ जी ऐसे मत कहिए। अरे चुप हो जा बदबू की दुकान, और मेरी बात ध्यान से सुन। कल मेरी बहन राधा आ रही है, तो 2-3 दिन यहीं रहेगी। तो उसके सामने अपनी गंदी सी दुकान खोलकर मत बैठ जाइयो, समझी? उसके सामने तेरी ये पाद मारने की जहरीली बदबू नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी तो नाक ही कट जाएगी कि कैसी पदोड़ी बहू लेकर आई हूँ मैं घर में। समझ गई ना मेरी बात को? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। देख ले बहू, मुझे कोई कोशिश नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही अगले दिन गीता की बहन राधा उनके घर आ जाती है और गीता महक को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से पानी लेकर आ जा। और ये देख कौन आया है, तेरी मासी सास, जल्दी आ। महक रसोई में से पानी का गिलास ला ही रही होती है कि तभी वो एक जोरदार जहरीला सा पाद मार देती है। उस पाद की बदबू गीता और राधा दोनों की नाक तक जाती है कि तभी राधा गीता से कहती है, अरे दीदी, ये कैसी आवाज आई रसोई से? चलो चल के देखते हैं, कहीं बहू गिरविर तो नहीं पड़ी। आए हाय, ये बदबू, छी। अरे रे, ये बदबू की दुकान तो मेरी नाक ही कटवा देगी। अरे कुछ नहीं दीदी, वो घर में चूहे हैं ना, तो उन्होंने ही कुछ गिरा दिया होगा। इतने में महक पानी लेकर आती है और राधा को पानी देने के लिए झुकती है और ऐसे ही उसका एक धीरे से पाद निकल जाता है। अरे दीदी, ये बदबू और आवाज तो फिर से आ रही है, और ये बदबू तो तुम्हारी बहू के आते ही आई है। कहीं ये बदबू तुम्हारी बहू ही तो नहीं फैला रही? अब नहीं नहीं दीदी, अरे बताया ना आपको, ये सोफे बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उसी की आवाज है। और रही बात बदबू की, तो घर में बहुत सारे चूहे हो चुके थे, इसीलिए उनके मरने की दवाई डाली हुई है, उसी की बदबू है। अच्छा ठीक है। उस समय तो गीता बातों को घुमाकर राधा का ध्यान महक से हटा देती है और शाम को जैसे ही राघव आता है तो राधा से मिलकर वो बोलता है, अरे राधा मासी, कैसी हैं आप? कितने समय बाद आई हो आप? याद नहीं आती क्या आपको हमारी? अरे बेटा, याद तो आती थी, पर मेरी बहू मेरी इतनी सेवा करती है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अब आई हूँ ना, तो 2-3 दिन तेरे पास ही रहूंगी। इतने में महक सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी बैठकर चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी महक जोर से पाद मारती है और उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है। ये सब कुछ अब गीता के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो वो महक से बोलती है, अरे ओ पदोड़ी, तूने तो हमारा सांस लेना भी दुश्वार कर रखा है। पता नहीं क्या क्या खाती रहती है और पाद मारती रहती है, बदबू फैलाती रहती है। माँ जी, मैंने तो हमेशा ही आपकी सेवा की है, पर मेरी इस परेशानी का इलाज मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ओ बदबू की दुकान, जा यहाँ से। इस तरह राधा के सामने महक का पाद मारने का सच आ ही जाता है। गीता उस समय कुछ नहीं बोलती और महक के जाने के बाद वो अपने दुखड़े सुनाते हुए राधा से कहती है, अरे देख लिया ना दीदी आपने, मैं तो चाहती थी कि आपको कभी भी ये चीज पता ना चले, लेकिन ये सच्चाई कब तक छुपा सकती थी मैं? आखिर आ ही गई ना आपके सामने भी। अरे कोई बात नहीं। गीता को लगा था कि उसकी बहन उसकी बहू को लेकर उसे ताना मारेगी, लेकिन राधा ने उसे कुछ भी नहीं बोला, तो इस बात से वो थोड़ी हैरान हो जाती है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। अगली सुबह सभी लोग उठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी महक सबको खाना खिलाती है, पर उसके जोरदार पाद मारने की बदबू सभी जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से राधा को उल्टी होती है। ये देखकर राघव बोलता है, अरे तुम खाना भी चैन से नहीं खाने दोगी क्या? देखो
तुम्हारी वजह से मासी की हालत खराब हो गई है। अरे बेटा, इसने तो हमारा खाना पीना, सांस लेना, उठना बैठना सब कुछ दुश्वार कर रखा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इससे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं तो चटपटा खाना भी नहीं खाती और दवाइयाँ भी इतनी खा ली, पर ये बीमारी है कि जाती ही नहीं। ये सब देखकर राधा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों चुप हो जाओ, एक मौका नहीं छोड़ते उसको ताने मारने का। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हो? आप खुद देख रही हो ना 2 दिन से कि इसने कितनी बदबू फैला फैला कर, पाद मार मार कर जीना हराम कर रखा है। मेरा तो किसी दिन दम ही घुट जाएगा। माँ सही कह रही है राधा मासी, मैं तो रातों को सो भी नहीं पाता चैन से। इसके पाद मारने से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है। राघव और गीता महक की पाद मारने की आदत की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं और ये सब सुनकर राधा कहती है, तुम दोनों को तुम्हारा दुख तो दिख रहा है कि तुम कितने परेशान हो उसकी आदत से। कभी तुमने उसके बारे में सोचा है कि उसको तुम्हारे ताने सुन के कैसा लगता होगा? तुम दोनों को सिर्फ तुम्हारी परेशानी नजर आ रही है, उसकी परेशानी के बारे में तो तुम कुछ भी नहीं सोचते। कभी महक के दुख के बारे में सोचा है तुमने? इसे क्या होगा मासी, बल्कि हम इसके जहरीले पादों से मर जाएंगे एक दिन। ये तो बस दूसरों के लिए ही हानिकारक है। इसके पाद मारने की बदबू से पूरा घर बदबूदार हो जाता है। और क्या दीदी, इसको क्या फर्क पड़ेगा? अरे एसिडिटी ज्यादा समय तक शरीर में रहने से और भी घातक बीमारियों का रूप ले सकती है, और इसकी इस पाद मारने की आदत से भविष्य में इसको कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था मासी। सोचोगे कैसे? तुम दोनों को उसे कोसने से फुर्सत मिले तब ना। मासी जी, मैंने हर चीज ट्राई कर ली है, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। राधा की बात सुनकर राघव और गीता को एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ महक की पाद मारने की आदत से परेशान होकर अपना दुखड़ा ही सुनाते रहे, पर उन्होंने कभी भी महक की परेशानी को दूर करने के बारे में नहीं सोचा। महक को रोता देखकर राघव उससे कहता है, मुझे माफ कर दो महक, हमेशा तुमको ताने मारने के अलावा मैंने कभी तुम्हारी परेशानी को दूर करने का सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दे बहू। इस सब के बाद राधा के बताए घरेलू नुस्खे से महक की ये पाद मारने वाली आदत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ये सब देखकर गीता कहती है, अरे दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। महक इतने समय से परेशान थी इस परेशानी से, और आपने कुछ ही दिन में इसकी परेशानी दूर कर दी। हाँ हाँ, घरेलू नुस्खे से ये ठीक हो जाती है, पर तुम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हाँ दीदी, हमारी ही गलती है। और राघव, तुमको तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसकी सब परेशानियों को दूर करना चाहिए, ना कि उसके दुखों को और बढ़ावा देना चाहिए। जी मासी, समझ गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। राघव और गीता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और इसके बाद राधा भी अपने घर वापस लौट जाती है और अब राघव और उसकी माँ गीता को महक से कोई शिकायत नहीं होती। इतना ही नहीं, महक भी अब शांति से अपनी जिंदगी जीती है और अपने पति के साथ और सास के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। भावना और राहुल दोनों पति पत्नी थे। भावना एक सुलझी हुई लड़की थी जो कि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाया करती थी। दोनों के साथ राहुल की माँ सरला भी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला भावना से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, बोलिए। अरे राहुल का फोन था, उसका प्रमोशन हो चुका है, साथ ही ट्रांसफर भी। तो अब हम लोग गांव से शहर में जाके रहेंगे। माँ जी, फ्लैट का होता है और शहर में तो बहुत बड़ा होता है, मैंने फिल्मों में देखा है। उधर हम खोई तो नहीं जाएंगे। अरे तुझे क्या पता शहर, तू गांव की रहने वाली है ना। और वैसे भी हम गांव से पहले शहर में रहा करते थे, तब राहुल का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया था, जिस वजह से हमें गांव में रहना पड़ा, जहां उसे तू पसंद आ गई। और अब देखो फिर से उसका ट्रांसफर हो गया है, वो भी इस बार एक मुंबई जैसे बड़े शहर में। मुंबई, वही जगह जहाँ पर फिल्मा बनती है। हाँ हाँ, तेरी फिल्मा को छोड़ और सामान पैक कर ले, 2 दिन बाद निकलना है। शाम को राहुल आ जाता है और वो तीनों सामान की पैकिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। इसी तरह 2 दिन के बाद वो लोग मुंबई शहर के लिए निकल जाते हैं और अपने मुंबई के फ्लैट में आकर भावना कहती है, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार होएगा बा। फर्श पर पोछा मारने में तो बहुत मजा आ रहा है, एकदम शीशे की तरह चमके रहा। अरे ओ गांव की गवार, आते ही फर्श पे पोछा मारने की पड़ी है तुझे। चल पहले कुछ बना के खिला दे हमको। ऐसे ही घर का सारा सामान सेट करने के बाद
भावना सभी के लिए कुछ खाने को बना देती है। खाना खाने के बाद सब थोड़ा आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन भावना नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाती है, वो बाथरूम में देखकर जोर से बोलती है, अरे राहुल जी, ये देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ा टूबल रखा है, टूबल। क्या हुआ भावना? अरे ये देखिए, भैंसिया को नहलाने वाला टूबल कोनो यहाँ रख दिए। अरे पागल, ये बाथ टब है, इसमें इंसान नहाते हैं, जानवर नहीं। ऐसा क्या? हाँ मेरी गाँव की पगली। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भावना को भी शहर की कुछ चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं, लेकिन जब भी वो बाथरूम में जाती है तो बाथ टब को देखकर बस एक ही बात सोचती है कि इतना बड़ा सफेद ट्यूबल नहाने के लिए आखिर क्यों रखा गया है। ऐसे ही एक दिन भावना कपड़े धोने जा रही होती है कि तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये कपड़े हम उस टूबल में धोई ले। हाँ हाँ, धो ले जल्दी से, और मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दे। माँ जी, बस अभी आए। ऐसा कहकर भावना बाथरूम में बाथ टब में कपड़े धोने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद सरला वहाँ आती है और बाथ टब में भावना को कपड़े धोता देखकर गुस्से से कहती है, अरे ओ गंवार नास बेटी, ये क्या कर रही है? ये कपड़े धोने के लिए नहीं होता। पर माँ जी, हमने तो आपसे पूछा था ना कि ट्यूबल में कपड़ा धो दे। अरे गंवार, ये ट्यूबल नहीं, बाथ टब है, इसमें नहाते हैं। माँ जी, हमारे गांव में तो एक ट्यूबल ही कहते हैं, इसमें नहाते धोते हैं। इंसान तो नहीं देखे, भैंसिया को जरूर नहलाते देखा है। अरे गंवार, ये तेरा गांव नहीं शहर है, समझी? और ये ट्यूबल नहीं, बाथ टब है। सारा बाथ टब गंदा कर दिया, चल इसे साफ कर अच्छे से, किसी काम की नहीं है, गांव की गंवार। सरला के डांटने पर भावना उदास हो जाती है। जब शाम को राहुल आता है, वो भावना को इस तरह उदास देखकर बोलता है, अरे मेरी पगली, इतना उदास क्यों हो? राहुल जी, अगर हमने बताया कि सासू माँ हमसे बोल रही थी तो कहीं सासू माँ को बुरा न लग जाए। कुछ नहीं, वो का है ना, शहर में हमारा मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे लिए अभी ये सब नया है, देखना कुछ समय में तुमको आदत हो जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और आए दिन भावना की सास उससे किसी न किसी चीज के लिए टोका ही करती। ऐसे ही एक दिन भावना किचन में जाती है और वहाँ बर्तनों का ढेर देखकर खुद से बोलती है, हाय राम, इतने सारे बर्तन, अरे कैसन धोएगा। सरला घर से बाहर गई हुई थी तो भावना सोचती है कि क्यों ना माँ जी के आ जाने से पहले ही वो सारे बर्तन बाथ टब में धोकर साफ कर ले और उसकी सास को कुछ भी पता ना चले और उसको डांट भी ना पड़े। ऐसा सोचकर वो सारे बर्तन लाकर बाथ टब में डाल देती है और उन्हें धोना शुरू करती है, जिस वजह से बाथ टब बहुत गंदा हो जाता है और उसमें सब्जी और बर्तनों के चिकने और टफ दाग लग जाते हैं। इतने में ही सरला घर आ जाती है। वॉशरूम से बर्तनों की आवाज आती देखकर वो सीधा वहीं चली जाती है और भावना को बाथ टब में इस तरह बर्तन धोता देखकर वो आग बबूला हो जाती है और फिर बोलती है, अरे ओ नास बेटी, गंवार कहीं की, तूने ठेका ले रखा है क्या इस बाथ टब को गंदा करने का? कोई बात तेरे पल्ले पड़ती भी है या नहीं? हाय रे, मेरे तो करम ही फूट गए जो इसके लिए हाँ कर दी मैंने अपने बेटे के लिए। माँ जी, हमका माफ कर दीजिए, बहुत सारे बर्तन थे, सोचे ईमा ही धोई ले। अरे तू चुप हो जा गंवार कहीं की, तुझे आज तक बाथ टब का यूज करना तो आया नहीं, लेकिन अपना गंवारपना दिखाने में तू पीछे नहीं हटती। माँ जी, हमका ये सब चीजन की आदत नहीं है, हमका माफ कर दो। आज तू आने दे राहुल को, फिर बताती हूँ उसको कि वो किस गंवार को इस घर में ले आया है। सरला भावना को डांट ही रही होती है कि इतने में उनकी पड़ोसन वहाँ आती है। डांटने की आवाज इतनी ज्यादा जोर से थी कि वो सीधा उनके बाथरूम तक चली जाती है और ऐसे में बाथ टब में बर्तनों को देखकर वो बोलती है, अरे सरला बहन, तेरे घर में तो बाथ टब में बर्तन धुलते हैं, फिर तो जरूर तुम किचन में नहाते होगे और इसी के साथ बेडरूम में खाना खाते होगे, है ना? हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? और ये क्यों आई है यहाँ, बताइए? इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी तो सोचा जाके देख आती हूँ। यहाँ आके देखा तो उल्टी ही गंगा बह रही है। हमें नहीं पता था जी, तुम्हारी बहू को तो बाथ टब का ऐसा इस्तेमाल करना भी आता है। देख लिया, अब जा सकती हैं आप। पड़ोसन के जाते ही सरला भावना से कहती है, करा दी मेरी बेइज्जती, अब वो पड़ोसन जगह जगह जाके तेरे किस्से गाएगी।
और मेरी बेइज्जती करेगी। माँ जी इसमें हमार का कसूर है? हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरी फूटी हुई किस्मत का है। सरला भावना को इतनी खरी खोटी सुनाती है कि भावना रोने लग जाती है। कुछ ही देर के बाद राहुल वापस लौटता है और भावना को इस तरह रोता देखकर वो उससे कहता है, क्या हुआ भावना, तुम इतना क्यों रो रही हो? ओ राहुल जी। भावना के कुछ कहने से पहले ही वहाँ सरला आती है और भावना को ऐसे राहुल के आगे रोता देखकर वो बोलती है, हाँ हाँ, रो और रो ना। अरे रो रो के दिखाओ उसे, दिखाना अपने पति को कि कैसे तेरी सास तेरे पे जुल्म करती है ना? नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है राहुल जी से। रुको माँ, ये क्या कह रही हो? और भावना ने तो अब तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे ये क्या बताएगी बेटा, मैं बताती हूँ तुझे इसके कारनामे। इसके बाद सरला सारी बातें जो कुछ भी हुआ था वो अपने बेटे राहुल को बता देती है और पहले भी भावना के गवारपन के सारे किस्से उसे सुनाती है। ये सब सुनने के बाद राहुल सरला से कहता है, माँ, तुमको हमेशा भावना की ही गलतियाँ दिखी। आपने कभी ये नहीं देखा कि उसने इन चीजों की जानकारी ना होने पर भी उसने ऐसी गलती की है। लेकिन कभी आपने उसे प्यार से उसकी गलतियों के लिए समझाया नहीं ना। आपने उसे इतना कुछ सुनाया, इतना बुरा भला बोला, लेकिन उसने आज तक मुझे ये बातें कभी नहीं बताई। जानती हो क्यों? क्योंकि वो आपको माँ मानती है और एक बेटी कभी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती। और रही बात उसके बाथटब को गलत यूज करने की, अगर ये बात आप उसको प्यार से समझाती तो शायद वो दोबारा कभी नहीं करती ये गलती। लेकिन आपने उसको हमेशा बहू माना और एक सास जैसा ही व्यवहार किया उसके साथ। बेटा पर वो माँ देखो, अगर प्यार से रिश्ते बने रहते हैं और उनमें प्यार बना रहता है तो हर्ज ही क्या है। और भावना घर की सारी जिम्मेदारी तो निभा लेती है। कुछ चीजों को समझने में अगर उसको दिक्कत होती है तो वो आप उसको एक माँ की तरह समझा सकती है ना। राहुल की बातें सरला को समझ आ जाती हैं, जिसके बाद उसे ये लगता है कि उसने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया, जिस पर वो उन दोनों से कहती है, हाँ बेटा, मैं तेरी बात समझ चुकी हूँ और बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए। तूने तो मुझे अपनी माँ समझा, पर मैं तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं बना पाई। माँ जी माफी मत मांगिए, अब गलती तो हमसे भी होती है ना, और जरूरी तो नहीं कि हर बात पर हम सही ही हो। अब से मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और सब मानूंगी। सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो भावना को कभी भी किसी भी चीज के लिए ताने नहीं देती, बल्कि उसे प्यार से समझाती है। जिसके बाद कुछ ही समय में भावना भी शहर के तौर तरीके और सभी चीजों को इस्तेमाल करना अच्छे से सीख जाती है और तीनों सास, बहू और बेटा खुशी खुशी मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।